अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। पंजाब का बजट आ चुका है। 5,335 अरब रुपए का बजट जो है वो दिया गया है। आवाम की क्या तवक्कुआत हैं और इस बजट में क्या रखा गया है आवाम के लिए, जानेंगे आवाम से, सुनाएंगे आवाम की आवाज़ बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, बजट आ गया और बजट में सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस होती है वो जाहिर सी बात है कि कमाई। एक आम शख्स का इस वक्त गुजारा करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है और उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसकी इनकम बहुत कम। तो उसी की पेश नज़र मरियम नवाज़ और उसकी टीम ने जो है वो आवाम को एक खुशखबरी ये सुनाई कि हमने मज़दूर की उजरत जो है वो 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी। एक अच्छा इकदाम है, मगर इस महंगाई के दौर में अब देखना ये है कि क्या ये 40,000 रुपये, जिसे हम अगर दिनों में डिवाइड करें तो तकरीबन 1,333 रुपये बनते हैं। अब इस 1,333 रुपये में क्या एक मज़दूर का गुजारा होता है, ये सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या मज़दूर को ये 1,300 रुपये की उजरत दी जाएगी या दी जा रही है, ये अब हम मज़दूरों से जानते हैं, पूछते हैं मज़दूरों से। जी सर, पहले तो ये बताइएगा कि आपकी दिहाड़ी कितनी है? हमारी दिहाड़ी 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये? अच्छा, 1,000 का मतलब ये होता है कि महीने के 30,000? 30,000 में महीने के 26,000, 4 जुम्मे कट गए। 4 जुम्मे कट गए, 26,000 रुपये बंदी। यानी कि आपको 37,000 जो उजरत कही गई थी मरीम नवाज़ की तरफ से वो भी नहीं मिली। तो क्या समझते हैं कि ये 40,000 रुपये मिलेगी? नहीं, ये सिर्फ कागज़ों में फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। 40,000 रुपये हमने फॉर लिख दिया है, किसी गरीब को नहीं मिला। 40,000 रुपये, 33,000 बता रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहा, 1,000 रुपये दे रहे हैं। ये देखो, मेहनत मुशक्क़त धूप में काम करते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जो है ना, ये सिर्फ उनको मिल रहा है। ये फॉर्मेलिटी जो हो रही है ना, सिर्फ कागज़ों में लिखी जा रही है। जो मैंने 40,000 रुपया कर दिया, ये किसी गरीब को नहीं मिल रहा। ये यानी कि आप ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बजट जो है वो सिर्फ कहने के लिए बजट है, अमली इकदाम जो है वो नहीं हो रहा है। अमली इकदाम हो रहा है तो वो सिर्फ जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, गरीब के लिए नहीं है। जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनकी सैलरी बढ़ रही है। यकम से पहले, उनके 4 दिन पहले सैलरी उनके अकाउंट में हो जाती है। गरीब की नहीं है। गरीब जो सारा दिन धूप में करता है, 1,000 रुपये, जहाँ से हम आते हैं 200 रुपये का पेट्रोल आ गया, 200 रुपये का खाना, शाम को 600 रुपये लेके जाएंगे, हम क्या करें? ये जो इन्होंने किया है कि 40,000 रुपये हमने सैलरी बढ़ा दी है, कागज़ों में तो उन्होंने लिख दिया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, 40,000 रुपये। ये सब ये कहने की बजट है, बजट तो हो गया। ये सिर्फ फ़ायदा हुआ है तो गवर्नमेंट मुलाजमीन को हुआ है, जो सरकारी मुलाजमीन है। मरीम नवाज़ साहब का शुक्रिया, उन्होंने चलो ऐलान तो कर दिया, कि हमने गरीब की ज़रूरत 40,000 रुपये बना दी। 40,000 जी बना दी है। और अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं। छोटे भाई, आपकी क्या उजरत है रोज़ाना की? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये मजदूरी करते हो? हाँ जी। तो ये बताओ, तुम्हारी तो पढ़ने की उम्र है, तुम मजदूरी क्यों करने लग गए? बस हालात की वजह से। यानी कि महंगाई की वजह से तुम्हें खुद कमाना पड़ गया। तो मुझे ये बताएं कि आपके घर में कितने अफराद हैं और क्या वालिद साहब कमाते नहीं हैं? वालिद साहब की नहीं कमाते। नहीं कमाते? नहीं। तो कितने बहन भाई हो? 2 भाई हैं। दोनों कमाते हो? हाँ जी। घर अपना है किराए का? अपना है। अपना है। तो 1,000 आपका हो गया, यानी कि 26,000 आप कमाते हो जुम्मे निकाल कर। और जो भाई है वो कितना कमाता? वो भी मजदूरी करते हैं। चलो जी, 26 और 26 ये हो गया 52,000। ठीक है, 52,000 में गुजारा हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। हो जाता है। ये अच्छी बात है जी, 52,000 रुपये में 2 फर्द मिल के कमा रहे हैं। अब आगे शादी होगी तो तब किस तरह कमाएंगे? सर, आप क्या कहेंगे कि कितनी उजरत है आपकी? उजरत तो 1,000 रुपये है, लेकिन पीछे से 1,300 के हिसाब से अगर मिले फिर तो है ठीक। तो 1,300 में भी गुजारा नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है कि काम करना पड़ता है। इतनी महंगाई में हर चीज़, घर के खर्चे, बच्चे, बंदा फीसें भरे, क्या करे क्या ना करे, समझ से बाहर है। 1,000 यानी बात तो वही होगी ना कि 1,300 रुपये जो बना दी गई है वो 1,300 भी नहीं मिल रही। 1,000 रुपये बड़ी मुश्किल से, जो कि शाम को, वो भी जब मुश्किल होती है तो 1,000 रुपये में गुजारा नहीं है। तो कम से कम 1,600, 1500-1,600 रुपये दिहाड़ी हो, फिर जाके गुजारा होता है। 1500-1,600 रुपये दिहाड़ी होगी तो गुजारा होगा।
तो क्या यानी कि ये 40,000 रुपये आपको क्या लगता है कि मिलेंगे? जो अब क्या 37,000 रुपये मिलते थे पहले, तो ये बताए ना। 37 नहीं मिलते थे, तो वही 1000 रुपये के हिसाब से वही 26,000 25, वो रोटी रोटी खाते हैं 700-800 रुपये बच जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। फिर पेट्रोल रोटी का खर्चा कितना होता है दिन में? आपकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, 200 रुपये रोटी के लग जाते हैं, 100-150 पेट्रोल, 500-600 रुपये घर लेके जाते हैं, उसका पूरा ही नहीं पड़ता। 500-600 रुपये आप घर लेकर जाते हैं, यानी कि फिर 500-600 रुपये में घर का क्या चीज़ नहीं खरीदते हैं? चलता, गुजारा नहीं होता उससे। कितने अफराद हैं घर में? घर में तकरीबन 5 हैं। अच्छा, एक एवरेज मजदूर के घर में कितने अफराद होते हैं? चलो 5 तो आप। मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ अफराद होते हैं, अब किसी के 4 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, लेकिन दिहाड़ी तो उसकी वही खड़ी है ना। यानी कि अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो 4 अफराद या 5 अफराद तो मस्ट है ना। 5 कम से कम है, एक बंदे के पीछे 5-6 तो कम से कम है ना। यानी कि अगर 150-200 रुपये का अपना खर्चा हो गया, 250 रुपये का, तो 600 रुपये बड़ी मुश्किल से जाके बचते हैं। 500-600 रुपये हो गए। 500-600 रुपये आप जब घर लेकर जाते हैं तो क्या 4-5 अफराद का और मुश्किल है, नहीं होता गुजारा, नहीं होता? कम से कम। मरियम नवाज साहिबा, गुजारा अभी भी मुश्किल है। अच्छा, ये बताएं कि उजरत बढ़ाने से गुजारा बेहतर होगा या अशिया खुर्दोनोश की रेट सस्ता करने से गुजारा? रेट भी सस्ता करें, उधर से थोड़ा सा ये बढ़ा दें तो मजदूरी वगैरह सही हो जाए, तो फिर गुजारा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ से यहाँ से ये मजदूरी बढ़ाते हैं, वहाँ से रेट बढ़ जाता है। 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया हमने, हैं 5 रुपये 4 रुपये 80 पैसे, 4 रुपये 80 पैसे, 4 रुपये 80 पैसे, वो 20 पैसे हमें वापस देंगे, 20 पैसे तो नहीं मिलते। खैर, 5 ही हो गए ना। तो फिर इसमें आप ये देखेंगे 1000 रुपये दिहाड़ी है हमारी, 200 रुपये 400 रुपये हमारा खुद का खर्चा है, पेट्रोल का, गाड़ी का जो है ना, हम खाना है, हैं 400 रुपये ये गया। 600 रुपये लेके जाते हैं, उसमें बिजली का बिल भरें, सेवरेज का भरें, गैस का बिल भरें, या घर के अफराद के लिए उनके लिए कुछ लेके जाएँ, कुछ भी नहीं होता। ये मरीम नवाज साहब ने उन्होंने ऐलान किया है जो है ना 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये हम गरीबों को दे रहे हैं, नहीं हो रहा। वो आप लोगों को वो जो सपोर्ट थी वो भी नहीं मिली, कि जो गवर्नमेंट नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। ये बेनज़ीर वाले पैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना आयल है, क्या हमारा ID कार्ड इंडिया का बना हुआ है, कि हम पाकिस्तान की रिहायशी नहीं है? अबे वफाकी बजट में तो 720 अरब रुपए रखे गए हैं इसके लिए। वो रखे गए हैं, वो कागजों में तो रखे गए हैं, भले 50 अरब रख दें, वो तो कागजों में वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं गवर्नमेंट इदारे में। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए जो जब तकसीम करने जाते हैं ना, भी हमारा 10 लाख के लिए लोन की अप्लाई की है या 5 लाख, वो कह रहे हैं कि नए कारोबार वालों को नहीं देंगे। क्या हम क्या नया कारोबार कुछ होगे तो हम नया कारोबार करेंगे? ये 600 रुपये से हम क्या दिहाड़ी करेंगे? क्या नया कारोबार बनाएंगे हम? क्या दिहाड़ी करेंगे? सर ये बताएं, नंगे पाँव गर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, कितनी दिहाड़ी मिल रही है? 1000 रुपये। इस नंगे पाँव में 1000 रुपये मिल रही है। 1000 रुपये में गुजारा हो रहा? नहीं थींदा, नहीं थींदा। नहीं थींदा। क्यों नहीं थींदा? बिजली का बिल, गैस का, मकान अपना है? मकान अपना। कितने बच्चे हैं? बच्चे ने 5। 5 ने। तो 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं। सिर्फ ਤੁਸੀਂ अकेले? 500-600 रुपये जिस तरह भाई आधा ही कि जी 500-600 रुपये। परिवार गिने 200 ਦੀ ਸਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, रोटी पानी खा के वाल आया कि भाई तेल पानी नहीं गुजारा ਸੀਗਾ, नहीं गुजारा नहीं ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 40,000 रुपये कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 40,000 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? मिले तो सीवेगा ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ नहीं। ਤੇ 37,000 रुपये ਮਿਲਿਆ ਸੀ? नहीं, ਜਦੋਂ 37,000 ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ कोई नहीं मिला। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? क्या ਕੀ मिले? ਉਮੀਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? उम्मीद ही कोई नहीं, अपने ही ते मैं दे बाजू से ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ उम्मीद कोई नहीं? उम्मीद कोई नहीं। उम्मीद नहीं है जिसका। अब आप मुझे ये बताएं कि इस बेचारे के पाँव में जूती नहीं है, कमाने निकला इस शदीद गर्मी के अंदर, जब अपने बच्चों का रिस्क कमाएगा तो किस तरीके से वो गुजारा करेगा? जब आप कहते हैं कि 37,000 रुपये उजरत थी तो वो 37 भी आपने पूरी नहीं दी, ना इम्प्लीमेंट करवाया, और अब 40,000 कहकर क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? ये सवाल है हुकूमत से। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जाएंगे लोगों के घरों तक। मज़दूरों की बात हुई, अब हम करते हैं उन लोगों से बात जो कि घर के कफ़ील हैं, और घर का सबसे बड़ा चलाने का ज़िम्मेदार जो होता है वो घर की खातून होती है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बाजी, ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब सरकार ने जो है वो बजट दिया है,
क्या समझती हैं कि एक घर का जो बजट है वो 40,000 में चल पाता है? नहीं चल पाता। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मैं बेवा औरत हूँ, मेरी एक जवान बच्चे उसने MSc किया हुआ है। मुझे 1.5 साल हो गया उनके घर गिलाने के घर चक्कर लगाते लगाते। उन्होंने जहाँ भी जाऊँ सब रिश्वत मांगते हैं, मेरे पास रिश्वत नहीं है। उन्होंने मेरी बच्ची को नौकरी किसी ने भी नहीं दी। घर का खर्चा किस तरह चलता है? बस अल्लाह मालिक है, बस चल जाता है। मैं 1.5 साल हो गया मैं गिलाने के उनके जाके पाँव पड़ी, उन्होंने मेरी बच्ची को नौकरी नहीं दी। अच्छा, वोट किसको दिया था? ऐसा ही दिया था। मुझे ये बताएं कि फिर जब एक घर है ये आपका, जाहिर सी बात है घर में कोई मर्द भी है आपके? मेरे 2 बेटे हैं, उनके 3 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को खिलाएं, हमें खिलाएं। मजदूर हैं, वो भी पॉलिश करते हैं, फर्नीचर पॉलिश करते हैं। क्या दिहाड़ी होती है? क्या पता, बच्चे ले आते हैं, दिहाड़ी ये मिल जाती होगी 200-250-300 हफ्ते के देते हैं। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया था, तो वो क्या समझती हैं कि वो प्रोग्राम आपके लिए कैसा रहा? क्या उसके पैसे मिलते हैं आपको? उसके पैसे हमें मिलते हैं, लेकिन हम जहाँ जाते हैं ना वो पहले कहते हैं हमें 2,000 रुपया दो, हम फिर देंगे। 2,000 रुपया वो ले लेते हैं, फिर वो देते हैं। वो भी लाइनों में लग के 3-4 चक्कर लगाते हैं, फिर मिलते हैं। 2,000 वो ले लेते हैं। कि आपसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए उल्टा पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी, 2,000 रुपये देते हैं। कितने पैसे मिलते? जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत कितने पैसे आपको मिलते हैं? पहले उन्होंने 10,000 किया था ना, उसमें से 2,000 हम देते थे, हम 8,500 घर ले आते थे। अब 1,500 हाँ जी, अब जो है ना मिल रहा है 13,500, 13,500, जिसमें से वो 2,000 ले लेते हैं। 2,000 लेते हैं? जी, वो 2,000 ले लेते हैं। किस चीज़ का लेते हैं? वो कहते हैं हम आपको जन्नत जल्दी दिलवा देंगे, ये लालच देते हैं। जिसे ना दे फिर वो भगा देते हैं। यानी कि आप उस माफिया को फिर पैसे देते क्यों हो? ना दो आप पैसे, आप उन्हें कहो कि भाई कहाँ है हुकूमत ने ये बात की कि 2,000 जो अच्छी औरतें देखते हैं उनके नंबर ले लेते हैं। हाँ जी, उनके नंबर लेते हैं। जो हमारे जैसे बुढ़िया उनको धक्के देते हैं, पैसे दोगे तो आगे आओगे, वरना जाओ यहाँ से, दफा हो। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर जो जवान खातून होगी हाँ उससे मिलेंगे। हाँ, मैंने पहले वो उधर आया था बेनज़ीर के जो है ना सेक्रेटरी, उनका ड्राइवर आया था, मैंने उसे भी बताया था, वहाँ औरत फोत हो गई थी। अच्छा, औरत फोत हो गई गर्मी की वजह से या रश? धक्कों की वजह से। ओए होए, सुनते भी नहीं है, वो मोबाइल पे लगे हुए, जिसने रिश्वत दी उसे उसका काट लिया, वरना नहीं लेते काट। मुझे 1.5 साल हो गया इनके घर गिलाने के घर जाते जाते। मेरी बेटी को नौकरी इन्होंने क्या आपकी बेटी ने किया हुआ? MSc किया हुआ है सोशियोलॉजी में। जी नहीं जी, अब नौकरी के मौके जो हैं मरीम नवाज साहिबा, आपने कहा कि फ़ीमेल्स के लिए रखे गए हैं। हमने, क्योंकि वो खुद आप फीमेल हैं, आप खुद फीमेल हैं, तो आप खुद फीमेल हैं, तो आप जो है वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि फ़ीमेल के मसाइल क्या हैं। और जब ख़ास तौर पे बाप का साया सर पे से चला जाए तो फिर जो है वो उस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात जो होते हैं वो उस माँ और उस खातून के लिए हो जाते हैं, क्योंकि उसने फिर बाहर फील्ड में निकलना होता है, क्योंकि घर जो है वो कमाने से चलता है, पैसों से नहीं। अच्छा, क्या आप पैगाम देना चाहेंगी आप मरीम नवाज़ को? नहीं, यही पैगाम देना चाहती हूँ, हमारा भी ख्याल करे। हम गरीब हैं, हमको इतने अमीर तो है नहीं, यतीम बच्ची है, मैं बेवा औरत हूँ, हमारा सहारा बनने, हमारा आसरा बनने, हमारा ख्याल करे, ताकि हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म है। हम इसके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएगा? वज़ीर आला चाहे वज़ीर आज़म जो भी है तो सब मिले जुले हुए ना, हैं तो हुक्मरान ही है ना, ये सब मिले हुए हैं ना। हमारा ख्याल करें जी। मज़ीद जी लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से बजट की एक बड़ी हवाएं चल रही थी, एक अच्छा बजट जो है वो पेश कर दिया गया, मगर आवाम जो है वो अभी भी रो रही है कि बजट हमारे लिए नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं कि एक आप आम आवाम हैं, आप क्या समझते हैं कि इस बजट में एक आम शख्स के लिए क्या होना चाहिए था? बजट ये इस दफ़ा पेश नहीं हुआ, हर साल ही ऐसे ही होता है, और लॉलीपॉप दिया जाता है जो कि आवाम लेती है लॉलीपॉप, ठीक है ना। जो भी हुकूमत आती है लॉलीपॉप देती है कि गरीबों के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बजट रख दिया, इतने अरब मुख्तस कर दी है, लेकिन मिलता क्या है? लॉलीपॉप। आज तक मुझे ये बताएं, गरीब आदमी के घर चले जाएं, अभी आप मेरे ख्याल से घर से होके आ रहे हैं, वो औरत बेचारी बेवा रो रही है, लेकिन क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा।
नौकरी तक नहीं है उसकी बेटी के पास, बच्चे उसके रुल रहे हैं। इस तरह हर घर की कहानी है, किसी के पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। अगर 1000 अब दिहाड़ी है कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बजट में मज़दूर की दिहाड़ी 1300 रुपये कर दी है, लेकिन मिल क्या रही है 1000 रुपया 800 रुपया, जहाँ जिसका दाव लगता है उसको वहाँ से, क्योंकि कमाना है। यानी कि गरीब आदमी को जहाँ तक दबा सकते हो दबाओ। बिल्कुल, ये ऐसा हर साल हुआ है, हर दफ़ा हुआ है। जो हुकूमत आई है उन्होंने ये किया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, ये जो बजट है इसके ऊपर तो ये रियासत जो बनी हुई है ना, उन्होंने अपने लिए किया है, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। गरीब आवाम सिर्फ सुनती है कि बजट आ रहा है यार, इस दफ़ा अच्छा आएगा, गरीबों को कुछ होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो हर गरीब आदमी रो रहा है, हर घर की कहानी है। एक आम शख्स जो है वो ये तवक्को रखता है ना कि ये इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। आपके सोच में बजट में क्या इस्लाहात होनी चाहिए? सर मैं वही कह रहा हूँ, सिवाय अल्लाह के हमें और किसी पे कुछ नहीं है, कि अल्लाह ने करना है जो भी करना है। बाकी ये हुक्मरान जो आते हैं ये अवाम के लिए नहीं आते, अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, ठीक है ना। और अब जो एक नौकरी करने वाला बंदा कभी अपने घर को उसको अफराद को नहीं पाल सकता, ठीक है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक नौकरी से गुजारा नहीं गुजारा नहीं है। जिसकी 30-40 हज़ार रुपया सैलरी है, पहली बात तो है ही नहीं, 25,000 से यानी कि 30,000 तक सैलरी मिलती है हर इदारे में, ठीक है ना। तो जिसकी सैलरी अगर 25 से 30 हज़ार है ना, वो एक नौकरी से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता। नहीं जी, एक नौकरी से गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, अब घरों के बाद अब हम आ चुके हैं दुकानों की तरफ, और अगर हम बात करते चलें आटा, घी, चीनी की, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी में शुमार होती हैं। इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। सर कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये बजट को किस तरह देख रहे हैं? इसमें आटा, घी, चीनी जो है, क्या एक आम शहरी की दस्तरस में आएगी? चीनी और घी दोनों का रेट बजट के बाद से और चढ़ गया है। चीनी 17,500 रुपये पर रेट चला गया है, जबकि हुकूमत कहती है 164 रुपये किलो, लेकिन 180-90 रुपये किलो चीनी बिक रही है। दूसरा, ये बजट के अंदर एक गरीब आदमी के सोलर प्लेटें लगा रहा था, उसके ऊपर भी 18% टैक्स लगा दिया इन्होंने। बिजली के बिलों से लोग पहले मरे हुए हैं, फिर इन्होंने वो सोलर जो लोग बेचारे अपनी कोई चीज़ बेच के लगवा रहे थे उस पर भी 18% टैक्स लगा दिया। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि सोलर पे ये टैक्स हटाए जाएँ, और ये चीनी जो इतनी महंगी हो रही है, चीनी को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गंदम जो है वो सस्ती हुई थी, तो बजट के बाद क्या आटे पर भी कोई अफेक्ट हुआ? नहीं, आटे के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो ये होटल मालकान हैं जो होटल चला रहे हैं, ये रोटी अब भी 15-20 रुपये की बेच रहे हैं। हालांकि आटा जो है सस्ता हो गया है, गंदम सस्ता हुआ है, आटा भी सस्ता है, लेकिन होटल वाले रोटी वही रेट पर बेच रहे हैं अभी तक। एक आम शहरी, जिस तरीके से आप ताजिर भी हैं, शहरी भी हैं, तो किस तरह का बजट चाहता है कि किस तरह का बजट हो? बजट ये है कि गरीब की उजरत जो है, मेहनत की जो मजदूरी है जो लग जाती है, तो वही 1000-1200 रुपये लगती है। आज 1000-1200 रुपये में कहाँ गुजारा होता है? अब ये मरीम नवाज़ साहिबा ने 40,000 रुपये किया है कि मजदूरी जो हो एक इंसान की, लेकिन वो मिलती नहीं है 40,000 रुपये की। चलो 40,000 की मिल तो जाए, कुछ लगता है कुछ नहीं लगता है। आजकल गुजारा नहीं हो रहा बिल्कुल भी लोगों का, गरीब आदमी बहुत पिस गया है। गरीब आदमी जी बहुत ज़्यादा पिस चुका है। और अब ये देखें कि बजट आया था, अभी अनाउंस हुआ है, और घी चीनी का रेट जो है वो आसमान से बातें करने लग गया। ये कहाँ का एहतसाब हुआ कि अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और पहले ही जो एक माफिया है उसने हर चीज़ ही महंगी कर दी। तो इस चीज़ को भी ज़रूर जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम के बाद अब हम आ चुके हैं इस वक्त स्मॉल ट्रेडर्स के पास, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, और बजट में जब तक स्मॉल ट्रेडर्स को अगर साथ नहीं रखा जाएगा तो वो बजट जो है वो सूबे का कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो छोटे कारोबारी अफराद की है, जो कि छोटे पैमाने पर कारोबार करते हैं। बड़े पैमाने पर जो कारोबार करते हैं वो तो चंद लोग ही होते हैं, मगर साथ साथ छोटे पैमाने पर जो कारोबार करते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस बजट पर बात करने के लिए चेयरमैन हैं स्मॉल ट्रेडर्स के मेरे साथ एहतशामुल हक साहब। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। सर मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि 5,335 अरब रुपए का बजट जो है
पंजाब का वो दे दिया गया है कल। तो कैसे देख रहे हैं कि इस बजट को, कि इस बजट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजिर हजरात हैं, वो इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहली तो बात ये है कि हुकूमत ने ये जो बजट पेश किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, ये हमें ना तो जो मरकज़ में बजट पेश हुआ है उसकी अभी तक समझ आई है, क्योंकि उस दिन बता ये रहे थे बजट में कि जी हमारा तजारती खसारा कम हो गया है। कल की अगर आप मीटिंग उठा के देख लें तो उसमें इन्होंने जी वो 11% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ना रखा है, जबकि हमारी ये डिमांड थी कि इसको 7% से नीचे लाया जाए ताकि लोग को कारोबार करें, बैंक से पैसे लेके को कारोबार करें। ये 11% पे लोगों को कारोबार करना वारे नहीं आता। आज उन्होंने फिर ख़बर आप पढ़ लें, देख लें कि जी चूँकि तजारती खसारा हमारा बढ़ गया इसलिए हमने इसको 11% पे ही कंटिन्यू किया है, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया। अब इसके इफ़ेक्ट्स पंजाब पर भी आने हैं। सबसे पहली बात तो ये, मुझे इस बात पे इतराज़ है कि जनूबी पंजाब का जो उन्होंने बजट का कट लगाया है वो सरासर ज़्यादती है। या तो ये कह दें कि ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, किसी और दूसरे सूबे को दे दें। अपर पंजाब के लिए सारी सहूलियात हैं, जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं है, वहाँ कट लगा रहे हैं। अब उसमें हमारा ये कोई कसूर नहीं है कि वहाँ से वोट नहीं मिले तो आप उसको कट लगाते जाएं। कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर जब इस तरह के कट लगाएंगे तो फिर आने वाले टाइम में लोग तो फिर कहेंगे ना जी हमारे तो बजट आपने काट दिए, हम आपको वोट किस बात का दें। तो ये देखें, तालीम का बजट कम हो गया, सेहत का बजट कम हो गया, हर चीज़ का बजट कम हो गया, तरक्याती बजट, भाई आपके पास पैसे नहीं है, तरक्याती बजट आप क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? आप रोक दें थोड़ी देर के लिए तरक्याती ये काम। आपने ये जो पुल बनाने हैं, आपने सड़कें बनानी है, उसको थोड़ा सा स्लो कर दें, तालीम दें लोगों को, एजुकेशन दें उनको, आप सेहत के ऊपर तवज्जो दें। लोगों को एजुकेशन मिलेगी, सेहत अच्छी होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो मेरा तो इतराज़ यही है कि जनूबी पंजाब में पहली तो बात ये है कि बजट ये जब पेश किया जाता है शोर इतना होता है, फिर उसके बाद ये कागज़ों का ऐसा गोरख धंधा होता है जिसकी समझ में नहीं आता जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती। प्रॉपर्टी, पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स तो पहले ही इन्होंने 100% बढ़ा दिया था। अब वो कह रहे नया टैक्स नहीं लगा, वो क्या था? वो गुंडा टैक्स था। अगर नया टैक्स नहीं लगाया तो वो गुंडा टैक्स था। पंजाब की प्रॉपर्टी पहले ही इन्होंने बजट से पहले ही 100% बढ़ा दिया, जिसके ऊपर हमने डायरेक्टर एक्साइज से भी बात की है जाकर कि इसको हम नहीं मानेंगे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हम उसके ऊपर एहतजाज करेंगे। अब जब नोटिस आएंगे लोगों के जून के बाद जुलाई में नोटिस आएंगे, टैक्स बढ़ा हुआ होगा, फिर हम गवर्नमेंट से बात करेंगे या एक्साइज वालों से बात करेंगे। ये कह रहे हैं हम टैक्स फ्री बजट है, वो जो टैक्स लगा वो कहाँ से, वो कैसे लग गया? वो भी तो टैक्स है। पेट्रोलियम की मसनूद आपने बढ़ा दी। क्या वज़ीर आला पंजाब को ये नज़र नहीं है ना कि आज गैस की कीमत क्या है, LPG की? ठीक है, वॉर हुई है, इतने रेट तो नहीं बढ़ गए कि 80-80 रुपये kg रेट बढ़ गया गैस का, उधर किसी का तवज्जो नहीं है। ये टैक्स नहीं है तो और क्या है? हर चीज़ पर टैक्स है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, कमोडिटीज़ जो शिफ्ट होनी है इधर उधर से, जब उनके ऊपर पेट्रोल की कीमत का इजाफा आएगा तो चीज़ें कीमती महंगी तो होंगी ना। फिर आपके जो ऐसे टैक्स हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो टैक्स लगेंगे। पता चलेगा जब ये बजट पास होगा, इसका सारे खदोखाल सामने आएगी, फिर हम इसके ऊपर तफसीली बात भी कर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये है तो ना तो हमें मरकज़ के बजट की समझ आई है आज तक, ना ही हमें इस पंजाब के बजट की समझ आनी है, क्योंकि ये गोरख धंधा है कागज़ों का। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा सर, फिर इसके साथ ये बताएं ना कि इन्होंने तालीम के ऊपर जो है वो 811 अरब रुपए और सेहत के ऊपर जो है 630 अरब रुपए का जो एक कहा गया कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा जिस तरह की आप बात करें? देखें जी, बजट ये जो इम्प्लीमेंट क्या होता है, ये बजट वैसे ही काफ़ी नहीं होता है। एजुकेशन के लिए बजट कम है, एजुकेशन बजट 1240 जो ना आप तरक्याती मंसूबों के लिए रख रहे हैं, और एजुकेशन पे 811 अरब रखे हैं। जहाँ पे लोगों ने पढ़ना है उनको एजुकेशन मिलेगी तो आपका मुल्क भी तरक्की करेगा ना। सिर्फ सड़कें बनाने से तरक्की नहीं करनी ना गवर्नमेंट ने। अब जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, हमारी सेहत ठीक नहीं होगी। एजुकेशन और हेल्थ जो है ऐसे दो चीज़ें हैं, जब तक ये ठीक नहीं होते हमारी आवाम भी पंजाब की ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान की आवाम तो वैसे ही 45% गुर्बत की रेशो से नीचे चली। 45% आवाम इस वक्त गुर्बत की रेशो से कम है। अब उसमें पंजाब का हिस्सा देख लें
कितने आते हैं उस 45% में? 10 करोड़ अवाम है तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 4 करोड़ अवाम तो अवाम पंजाब के ही होंगे ना, जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं। आप पहले उनकी गुर्बत तो ख़त्म कर लें, उसके बाद आप ये तरक्याती बजट बना लें, अपने तरक्याती फ़ंड रख लें। ये तरक्याती फ़ंड लगने कहाँ पे है? वज़ीर आला की जो हैं इनके अपने लाहौर क्या है, लाहौर में इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्याती काम। सर वही मेरी ये बात यही कर रहा था कि ना वज़ीर आला साहब की तवज्जो जहाँ पर होगी, यहाँ पार्लिमान को जो है ना ये सारे फंड्स दे दिए जाएंगे, उनकी जेबें भर जाएंगी। तरक्याती फ़ंड के सड़कों की हालत देखें, क्या है सड़कों की हालत? सीवरेज की हालत पंजाब में देख लें, मुल्तान में देख लें, दूर ना जाए। सफाई के लिए ना ठेके पे भी कंपनी दे दी, उसके बावजूद मैं ख्याल आज हफ्ते के बाद सफाई शायद शहर में होनी शुरू हुई है दोबारा। तो ये सूरत हाल है। जब ये आपकी होगी, ये सूरत हाल होगी, तो मेरा तो ख्याल है कि आवाम को तो शायद कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इस पर। आवाम को जब रिलीफ मिलेगा, हम देखेंगे, बजट को थारोली स्टडी करते हैं, बजट के खदोखल सामने आ जाए, फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपको अपना लाएअमल भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ट्रेडर्स के हवाले से बात करते हैं। चलें कि अब जिस तरीके से ताजिर हजरात हैं, इन पर भी अब वो फाइलर और नॉन फाइलर वाला अब बड़ी सख्ती कर दी गई है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखें, मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं कि नॉन फाइलर की सख्ती की जाए, क्योंकि जो फाइलर है सारा बोझ उसी को ऊपर डाला जा रहा है। अब भी यही कर रहे हैं कि जो फाइलर है उनकी फैक्ट्री में बंदे बैठा दें, उनकी दुकान के ऊपर बैठा दें, उनके पॉइंट ऑफ सेल लगा दें, उन्हीं को हरासा किया जा रहा है। हरासा करने से आपको टैक्स नहीं मिलेगा। ये बजट पास हो जाए, जो बजट हमें काबिल कबूल नहीं होगा, हम अपना लाएअमल देंगे। हम अपना पहले भी हम शट डाउन करते रहे, अब भी हम शट डाउन की तरफ चले जाएंगे। महंगाई का कि नया तूफान आने वाला है। FBR को इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं, FBR को इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि आप अपने काउंटर पर नहीं बैठ सकते। वो जब भी चाहें दुकान के अंदर आएँ, घुसें, गला भी उठा के ले जाए, आपका कंप्यूटर भी उठा के ले जाए, आपकी हर चीज़। अब तो उन्होंने ये शुरू कर दिया, वहाँ पे बंदे बिठाने शुरू कर दिए FBR के। अब एक तो गवर्नमेंट को टैक्स भी दें, उधर से उन बंदों को भी टैक्स दें। उनका टैक्स तो नया शुरू हो गया ना हमारा। गुंडागर्दी शुरू कर दी, हफ्ता वसूली। जी, रिश्वत बढ़ा दी है ना, रिश्वत बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। FBR का किबला ठीक नहीं करना गवर्नमेंट ने, FBR को ठीक करें। FBR ठीक होगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब देखें, जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बिठा दिया गया है और उनके बैंक अकाउंट में पैसे निकले, वो तो चीख रहे हैं लोग। कैसे कारोबार होगा? छोटा ताजर का कारोबार तो वैसे भी नहीं है ना यार। ताजर कहाँ है? ताजर तो पिस गया हुआ है। कोविड के बाद तो ताजर के बाद तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। ताजर को कोई इंसेंटिव भी नहीं दिया जा रहा, ताजर को सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा। ताजर को तो बैंक भी अंदर नहीं घुसने देते, छोटे ताजर को, कि उसको पैसे दे दें, वो अपना कारोबार करे। छोटे ताजर को बुरे हालात हैं। सर, अब लाहे अमल जो है वो इम्प्लीमेंट के बाद आप लोग कुछ करेंगे? इंशाल्लाह जी, हम अपना लाएअमल देंगे, इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल हम अपना लाएअमल देंगे। हमें जिस नेज पे भी जाना पड़ा जाएंगे। देखें ना, आप ये देखें कि शहरों में डकैतियाँ आम हो गई हैं, राजनी आम हो गई है, कत्ल गारत आम हो गई है। ये भी इफ़ेक्ट है महंगाई का। जितनी महंगाई बढ़ेगी ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हाँ जी, ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि जब ताजर को कुछ नहीं मिलेगा तो ताजर जो है वो अपने हकूक़ के लिए जो है वो बाहर भी निकलेगा। अब देखना ये है कि ताजरों को कितना फ़ायदा दिया जाता है और क्या ताजरों को ऑन स्टेक लेकर इसमें बजट में तरमीम की जाती हैं, ये वक्त बताएगा। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट के ऊपर बहस चल रही है और लोग जो हैं वो बजट के हवाले से ही बात कर रहे हैं। अब बजट के ऊपर अगर किसी सीनियर बंदे की राय ना ली जाए तो हमें बजट समझ ही नहीं आएगा। बजट को समझने के लिए जो है वो दानिश्वर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आम आदमी की दस्तरस से और आम आदमी की सोच से बजट जो है वो बालातर होता है, क्योंकि इसमें तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो एक हिस्से में लाकर जो है वो बना दिया जाता है। मगर इस पर जब एक फ़र्द वाहिद की अगर बात करते हैं तो वो फिर सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मुझे उसमें से क्या फ़ायदा है। मगर जब बजट चूँकि पूरे एक सूबे के लिए बनाया जाता है, पूरे एक मुल्क के लिए बनाया जाता है, तो उस पर तज्ज़िया निगारों की भी कीनली फोकस और राय जो है वो ज़रूरी होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और लिखारी हैं और कीनली फोकस रखते हैं मुल्तान और पंजाब की सियासत पर भी और बजट पर भी।
नसीम शाहिद साहब। सर सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू पर राय लेने के लिए मुझे मुंतखब किया। और जो तमहीदी कलमात आपने कहे वो बिल्कुल सही हैं कि बजट का कुछ थोड़ा सा तज्जिया होना चाहिए। उसकी कई चीज़ें तो चूँकि हुकूमत पेश करती है, उसके पास मीडिया भी होता है, ऐसी चीज़ें सामने लाती है जो उसके मुस्बत पहलू होते हैं सारे। लेकिन सवाल ये है कि उस बजट से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। और जो हमारे एक आप देखें ना, पंजाब जो है ना, जब पंजाब का बजट जो है ना विफाक के बाद सबसे बड़ा बजट होता है, बल्कि कई हवालों से बहुत बड़ा बजट होता है, क्योंकि विफाक के पास तालीम और या सेहत के शोबे नहीं हैं, वो सारे पंजाब सूबों की तरफ होते हैं। तो ये जो बजट आया है, वैसे तो इसको 740 अरब रुपए का सरप्लस बजट करार दिया जा रहा है। और ये दावा भी किया गया है बजट तकरीर में कि तरक्याती फ़ंड्स के हिसाब से ये तारीख़ी बजट है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे रखे गए हैं। सेहत के हवाले से भी कहा गया है कि उसमें कई फ़ीसद इजाफ़ा किया गया बजट में, इसी तरह तालीम के शोबे में भी। ये अच्छी बातें हैं और इस तरफ होना चाहिए। लेकिन जो मेरे जहन में सवाल आता है, जब मैं यहाँ जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ इस साउथ पंजाब में, चूँकि ये आधा पंजाब है, 6.5 करोड़ की आबादी की ये जगह है, ये पूरा साउथ पंजाब जो है। हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर बजट बना है तो क्या इस आबादी के तनासब से इसको भी हिस्सा मिला है, तरक्याती जो मंसूबे हैं उनमें भी इसका हिस्सा है, सेहत के तालीम के जो मंसूबे हैं इनमें भी हिस्सा है। तो मैं बड़े माजरत के साथ और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इस बजट में भी वही रविश बरकरार रखी गई है कि सारा फोकस जो है लाहौर और अपर पंजाब पर है। और ये जो साउथ पंजाब है, जिसके बारे में हम हमेशा यही सुनते आए हैं, मुझे 45 साल हो गए हैं लिखते हुए, कि ये महरूमियों का वसेब है, यहाँ लोग पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़गार के हवाले से, तरक्याती कामों के सारा। तो क्या वजह है कि हमारी जो हुकूमतें हैं, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हालांकि इस इलाके से भी रहे हैं, आप देखें वज़ीर आला भी इस इलाके से रहे हैं, गवर्नर, लेकिन इस साउथ पंजाब को वो फोकस नहीं कर। इस बजट में आप देखें कि हमें कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा साउथ पंजाब में नज़र नहीं आता। जितनी यूनिवर्सिटियाँ कायम हो रही हैं, जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ कायम हो रही हैं, वो सब अपर पंजाब को दे दी गई। सर मरीम नवाज़ की तरफ से अब जो है वो ये भी बताया गया है कि तालीम के लिहाज से जो है वो जनूबी पंजाब को बड़ा फोकस किया जा रहा है और वुमेन यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं। दूसरे अज़ला जो रिमोट एरियाज़ जिन्हें हम कहते हैं कि जो महरूम हैं, वहाँ पर भी अब तदरीसी अमल जो है उसे तेज़ किया जाएगा और वहाँ पर भी नए तालीमी इदारे जो हैं वो बनाए जाएंगे। नहीं, आप देखें कि ये वुमेन यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं है, मुजफ्फरगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है और उस पर भी इसलिए तनकीद हो रही है कि वो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज को ख़त्म करके वहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब एक बड़ा तालीमी इदारा जो 60-70 साल से वहाँ हज़ारों तालिब इल्मों को, उसको आप ख़त्म करेंगे और एक तालीमी इदारा। इसी तरह आप देखें कि जो उधर यानी लिया में जो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हुई है, उसमें वो 14 अरब रुपए का मंसूबा है और इसमें इस साल सिर्फ उसमें मेरे ख्याल 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो इस तनासब से तो वो मंसूबा मेरा ख्याल है कि कई बरसों में मुकम्मल नहीं होगा, तो वो मेडिकल कॉलेज तो एक ख्वाब ही रहेगा ना जब तक। दूसरा ये है कि ये जो तालीमी जो स्कूलों की वो अब ये आउटसोर्स कर रहे हैं जो स्कूल, उसमें ठीक है साउथ पंजाब के सैकड़ों स्कूल आ रहे हैं, उसमें आउटसोर्स कर रहे हैं आप, लेकिन जो फौरी जो चीज़ होती है ना, वो होती है कि आप कोई फौरी सहूलत दें तालीम की और उसकी, वो इस वक्त हमें ऐसी कोई मंसूबा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी शदीद ज़रूरत है। मैं एक और पहलू की तरफ भी निशानदेही करना चाहता हूँ इस बजट में। मुझे ये समझ नहीं आई कि पेंशन जो सरकारी मुलाजमीन का एक पेंशन के ऊपर 10% बढ़ा करते थे, 5% नहीं, 5% तो आप देखें ना, विफाक में आप 7% बढ़ा रहे हैं, तीनों सूबों में आप 7% बढ़ा रहे हैं, पंजाब में आप 5% बढ़ा रहे हैं। ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, मुझे बताएं। यहाँ के पेंशनर बहुत अमीर हैं क्या? यहाँ यानी महंगाई नहीं है, गुर्बत नहीं है, सारा कुछ है,
तो ये मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ कट क्यों लगाया गया है। और मैं आपके तवस्सुत से चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ से ये पुरज़ोर मतलब यानी मुतालबा करूँगा कि अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम उतना तो दें। और ये रिवायत रही है कि जब भी वफाक के बजट में जो इजाफ़ा होता है वो सूबों के बजट में होता है। तो यहाँ 5% इजाफ़ा करना पेंशन में, ये पेंशनरों के साथ बहुत ज़्यादती है, जबकि महंगाई का आलम आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे फ़ैसले नहीं करने चाहिए जो आपके बजट के खूबसूरत चेहरे को यानी बदनुमा बना दें। तो दूसरा ये है कि ये मैं समझता हूँ कि इस बजट में यहाँ अभी बहस होगी तो हमारे यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं उनको ये बजट की तकरीरों में इस साउथ पंजाब का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। आप देखें कि मुल्तान का सीवरेज का मसला ये तकरीबन 100 साल पुराना हो गया है और इसके लिए कई हुकूमतों ने वादे भी किए, कुछ इसके लिए आप पैसे नहीं रखते हैं, इसके लिए आप बजट नहीं रखते हैं। इसकी तब्दीली बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई बारिश हो, कोई मसाइल हों तो सड़कें उबलती हैं और लोगों के लिए मसाइल। सर अभी ये इन्होंने बनाया तो है सीवरेज का नया निज़ाम जो नवाबपुर रोड से 9 नंबर डिस्पोजल स्टेशन तक जोड़ा, फिर उसके बाद अब कहते हैं कि जी हमने वासा को जो है वो एक अथॉरिटी बना दिया है, अलहदा डिपार्टमेंट कर दिया। अब वो ये बेहतरी नहीं हुई? ये आप नहीं समझ रहे कि ये तो ऊपर के काम है ना सारे, कि आपने वहाँ से डिस्पोजल वहाँ तक पहुँचा दे। ये वो इसकी जो सीवरेज की नीचे जो लाइनें मौजूद हैं ना वो बोसीदा हो चुकी हैं। वो अंदर से वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान कि जो ज़ेर ज़मीन हमारा पानी है वो आलूदा हो रहा है। ये जो हम पी रहे हैं आजकल, ठीक है ना, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए भी आएगा तो नीचे से ना वो मिक्स हो रहा है नीचे से। हमारी जो लाइनें नीचे टूट गई हैं और ये इंतज़ामिया की रिपोर्ट है, ये कोई हम वैसे नहीं कह रहे। इंतज़ामिया ने हर दफ़ा हुकूमत पंजाब को ये तवज्जो दिलाई है कि हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है सीवरेज के हवाले से, लेकिन उसके लिए आप छोटे छोटे पैचेस लगा रहे हैं कि इधर से उधर कर दिया, उधर से उधर कर दिया। इस पूरे निज़ाम के लिए मेरा ख्याल है अरबों रुपए की ज़रूरत है और उसके लिए कम से कम इस बजट में 5-10 अरब रुपए मुख्तस होने चाहिए थे ताकि काम का आगाज़ होता और अगले 2-3 सालों में मुल्तान का ये जो सीवरेज का मसला है वो हल हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि जो भी हम देखते हैं, लाहौर हमारा यानी बड़ा प्यारा शहर है, लाहौर हमारा दारुल हुकूमत है और उसको कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, लेकिन उसी पर अगर आप बहुत सारा पैसा लगाते रहेंगे और इसके मिट्टी के, गारे के, सीमेंट के पहाड़ खड़े करते रहेंगे तो वो उसकी खूबसूरती मुतासिर हो रही है। मैं समझता हूँ उसकी हरियाली मुतासिर हो रही है। तो उसकी बजाय आप शहरों को फैलाएं ताकि आबादी का रुख लाहौर की तरफ ना हो। हर शहर में आप इतनी सहूलतें दें कि लोग अपने शहरों में आसूदगी महसूस करें, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं। हम ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी नहीं है, हमारे जो हुकाम हैं उनकी पॉलिसी नहीं है। इस वजह से मैं इस बजट में अगरचे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई हैं, मसलन तालीम के लिए ज़्यादा पैसा रखा है, खेल के लिए बड़ा ज़बरदस्त कि जनूबी पंजाब के लिए खेलों को बड़ा फ़रोग़ देने। तो क्या समझते हैं कि खेलों से लोग जो हैं वो खुश होंगे? जनूबी पंजाब के वासियों को ग्राउंड्स की और खेलों की ज़रूरत है? खेलों की तो किसी भी सोसाइटी को ज़रूरत होती है, कौम को ज़रूरत होती है, लेकिन इसका एक मरबूत निज़ाम बनाएंगे तो बात है ना। सिर्फ कहना कि खेलों को हम फ़रोग़ देंगे, इसके लिए आपको स्टेडियम बनाने पड़ेंगे। स्टेडियम की बड़ी कमी है। आप देखें कि कई शहरों में कोई स्टेडियम नहीं है और इस शहर के भी जो स्टेडियम है आप देखें मुल्तान के, वो उनकी तरक्की की ज़रूरत है। उनकी जो है कासिम बाग स्टेडियम है, उस पर बहुत सारा पैसा लगना चाहिए, उसको रेनोवेट होना चाहिए, उसके लिए आम आदमी के लिए, आम खिलाड़ियों के लिए खोलना चाहिए। तो ये अच्छा फ़ैसला है। बहरहाल खेलों को फ़रोग़ देना एक अच्छा फ़ैसला है, लेकिन इसकी एक महदूद वो होती है, यानी इससे खिलाड़ी मुस्तफ़ीद होंगे, ज़ाहिर जितने भी होंगे, लेकिन जो चीज़ आवाम के लिए है। अब आप देखें कि आप कभी ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में जाते हैं या निश्तर में जाते हैं या जिस भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। आप इसमें इजाफ़ा करें, आप इसको, इनकी सहूलतों को बढ़ाएं, ख़ास तौर पर जो सराउंडिंग्स में हैं उन अस्पतालों को अपग्रेड करें। सिर्फ मुल्तान के अस्पतालों को आप कहें जी पैसा लगा के, जो हमारी तहसीलों में हैं, जो हमारे ज़िलों में हैं, उनको अपग्रेड करें ताकि वहाँ से जो मरीज़ है वो इन शहरों का रुख ना करें। अच्छा सर, आखिरी सवाल वो ये कि 37,000 रुपये उजरत थी
मज़दूर को वो नहीं मिली। हम देखते थे कि मज़दूर उस वक्त भी रोता था, अब 40,000 कर दी गई है। क्या समझते हैं कि 40,000 भी मिल पाएगी? क्योंकि हम जब मज़दूरों से बात की तो वो कहते हैं हमारी दिहाड़ी जो है वो तो अभी भी 1,000 रुपये है और गुजारा हमारा मुश्किल है। ये बहुत बड़ा ना, मैं समझता हूँ कि एक हम हुकूमतें ड्रामा खेलती हैं। ये कम से कम उजरत आप देती हैं, वो उजरत ये आप तो देती नहीं है ना वो उजरत। वो कहती हैं कि ये उजरत जो है ना, जो भी मुलाजिम रखे ये दे। कभी उसका निज़ाम बनाया? आप स्कूलों की हालत देखिए आपने, जो हमारे एमफिल जो यानी स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, वो कितने पैसे ले रही हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन टीचर, उनको 8-10 हज़ार पर आप मुलाजमत दी है। कोई निज़ाम चेक करने वाला है? कोई अथॉरिटी ऐसी बनाई है कि वो छापे मारे और चेक करे कि उसको पूरा 37,000 नहीं तो 40,000 जो भी मुआवजा तय हुआ है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मज़दूर की तो आप बात ही ना करें। मज़दूर की अब भी दिहाड़ी 1,000 रुपये है, जो उसकी 6 दिन जारी रहती है। एक दिन वो जुमे को छुट्टी कर लेता है। आप देखें वो 24,000 रुपये में वो इतनी गर्मी में भी काम कर रहा है, मज़दूर जो है तगारी वाला। बाकी जो काम कर रहे हैं लेबर के, कहीं दुकान में, आप खुद बड़े बाशऊर हैं, आप देखें जाके 8-10 हज़ार से ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सिर्फ कह देने से, अखबारों में ख़बरें लगा देने से 40,000 कर दी गई है। आपने दी है 40,000? आपने कभी दी भी है 40,000? आप जब जूनियर यानी क्लर्क भर्ती करते हैं, क्या उसकी सैलरी 40,000 होती है? सरकार जो करती है वो ही नहीं होती। कम से कम उजरत कैसे हो गई? ठीक है ना। तो ये सब ऐसे ढकोसले हैं। आप रोज़गार के मौके बढ़ाएं, कंपटीशन हो, लोग जब जाएं तो कहें मैं अपनी मर्ज़ी से पैसे लूँगा, फिर तो बात है। रोज़गार है नहीं है, मजबूर हैं लोग, जिस भी जगह उन्हें नौकरी मिलती है वो उसको ले लेते हैं, इसलिए ये कागज़ी तौर पर बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि 37 की बजाय 40,000 हो गया, और इसको 50,000 भी कर देते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि कौन सा हुकूमत ने पल्ले से देनी है, कौन सा बजट में पैसे रखे हैं उसके लिए। ये तो सिर्फ एक हवाई रोज़ी है, किसी को मिल गई किसी को ना मिली। हाँ, मैं ये बात नहीं जी, ये हैं वो मामलात कि बजट जो है वो जहाँ पर आवाम के लिए बनाया जाता है तो आवाम को उसमें खातिर खा जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाता, सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयों के लिए जो है वो बनाया जाता है। अब देखना ये है कि बजट के अंदर जितनी चीज़ें रखी गई हैं वो इम्प्लीमेंट कब होती हैं, क्या वो आवाम के फ़ायदे के लिए होंगी या आवाम का फिर वही बात होगी कि वादे किए, दिखाया कुछ और दिया कुछ। ये अब वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।